नमस्कार, मेरे साथ हैं आनंद वर्धन, हमेशा की तरह हर हफ्ते हम लोग जुड़ते हैं। मैं आनंद से कुछ बात करता हूँ पॉलिटिकल विषय पर और इनकी पकड़ राजनीति पर बहुत गहरी है, खास करके उत्तर भारत के राज्यों में। तो आनंद आज का मैं प्रोग्राम शुरू करूँगा। आज मैं बात शुरू करूँगा ये कैबिनेट के ऊपर आनंद जो बनी है अभी कल ही स्वेरिंग इन हुई है। इसमें एक तो आप कह सकते हैं ये एक्सपेक्टेड भी था खास परिवर्तन नहीं होंगे ऐसा मोदी जी की तरफ से पूरे इंडिकेशंस थे। 1-2 इसमें नए चेहरे ज़रूर आ गए हैं, जेपी नड्डा वगैरह। लेकिन ओवरऑल एक ये है कि जो विपक्ष था, जो जो विपक्ष नहीं उनके जो साथी दल थे, उनको एक रॉ डील इसमें मिली और इस बारे में बहुत लोगों ने इस पर टिप्पणी की है कि मैं सिर्फ एक ट्वीट आपको यहाँ दिखा रहा हूँ उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने कहा है कि एनडीए पार्टनर्स प्रेसिंग फॉर देयर फेयर शेयर, दे ऑब्वियसली डोंट हैव मच, मतलब हाथ कुछ नहीं लगा, उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, जो बचा कुचा था दे दिया गया और इस तरह से स्पीकर की भी पोस्ट बीजेपी ले जाएगी। तो मैं पहले आपसे एक ओवरऑल एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो कैबिनेट बनी है और जो उनका पार्टनर्स हैं एनडीए के, उनके बीच में ये क्या खुश रहेंगे ये लोग इस एलोकेशन से? आनंद। देखिए 2 चीज़ें हैं अजय। एक तो चीज़ ये है कि कैबिनेट की जब ओथ ली गई, तो वो तो एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, खास करके टीडीपी और नीतीश जी का जनता दल, उन्होंने स्वेच्छा से लिया, कोई उनसे गन पॉइंट पे तो लिया नहीं गया। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि ये अजीब-सी एक चीज़ है कि आप देश के कैबिनेट लेवल के मंत्री हो रहे हैं और आज अगर लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि भई रॉ डील है। मेरे ख्याल में ये रॉ डील के लिए अगर नीतीश जी को स्वीकार्य है और चंद्रबाबू नायडू को स्वीकार्य है, तो बाकी लोगों को इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी के बारे में तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट ये दिया जा सकता है कि उनकी अ, थोड़ा सोचने समझने में उनको दिक्कत हो रही है। मैं 2-3 चीज़ों से कहूँ। मैंने नीतीश जी को आज तक, मेरा एक बहुत लंबा साथ है उनका। मैंने आज तक सार्वजनिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में भी किसी का पैर छूते हुए नहीं देखा। उस दिन वो जिस तरह से दौड़ के पैर छू रहे थे, वो कहीं न कहीं कुछ दिखा रहा था कि सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। नीतीश जी जो अभी हस्ताक्षर किए उस पत्र पे, जो ये था कि भई हम लोग इनका समर्थन करते हैं, उसपे हिंदी में भी करते हैं, अंग्रेज़ी में भी करते हैं। आपने कहीं देखा? मतलब ये कुछ चीज़ें वो दिखा रहा है। तो मोदी जी की जो एडवाइस थी ना, अभी जो नवीन पटनायक के लिए, कि इनके हम हेल्थ एक वो जाँच करवाएँगे। तो वो स्वास्थ्य की जाँच, मुझे लगता है कि बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज़ वो पैकेज देती हैं। तो मोदी जी अपनी, नीतीश जी और नवीन बाबू तीनों की एक जाँच करा लें। बहुत से हेल्थ पैकेजेज़ आते हैं, फ्लोटर भी आता है उसमें, कि पैसा एक ही लगेगा और 3-4 लोगों की जाँच हो जाएगी। तो वो फैमिली, अब तो एनडीए के सब पार्ट हैं, तो फैमिली पैकेज में उसको भी करा लें। अ, मैं इस पे एक एक दूसरे ढंग से इसको देख रहा हूँ, जिसकी चर्चा आज बहुत से लोग अब कर रहे हैं। मतलब वहीं से मैं भी क्यों लिया हूँ। अ, पहले हम लोग थोड़ा विरोधियों से पहले हम लोग ज़रा मोदी जी के भी जो कैबिनेट बनी उसपे भी एक एक नज़र डाल लें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ उस पे नज़र डालने के लिए कि वो जो न आपको उससे एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इस कैबिनेट में ज़्यादा जोर उन लोगों का है जो आपको अमित शाह से के आस-पास ज़्यादा मंडराते हुए नज़र आएँगे, या जिनकी प्रतिबद्धता अमित शाह के प्रति ज़्यादा है। ये आपको सामने-सामने, अगर उस दिन भी जिस दिन ओथ हो रही थी, कितने लोगों के सामने जो मोदी जी के सामने इतना करते थे, अमित शाह के सामने ऐसे करते थे, वो स्पष्ट हो रहा था कि कहाँ पे प्रतिबद्धता है। मैं 2-3 नाम लूँगा। हर्ष मेहरोत्रा जी पहली बार दिल्ली से जीत के आए हैं। उनको बनाने का कौन-सा मतलब था? वो कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। उनसे क्या वोट जीतेंगे या हारेंगे, क्या है? दूसरा एक बात मेरे किसी साथी ने कही थी, मैं उसको दोहरा दे रहा हूँ। अ, देखिए मोदी जी जब बार-बार कह रहे थे, तो अगर आपको याद हो, वो वाला भी उसी समय आ गया था, मतलब प्रेस को दे दिया गया था और जो चैनल चला रहे थे, 27 ओबीसी, 5 अल्पसंख्यक, 5 ये एससी, इतने एसटी, मतलब वो उस संख्या को पहले ही दे दिया गया था।
तो जहाँ पे वो आप इतने कॉन्शियस हैं हैं जात को लेके और आपको लगता है पूरा ये जातियों का समीकरण है, वहाँ पे इन्होंने बिहार के एक दुबे जी को जो राज्यसभा मेंबर उनको बना दिया है। अ, ये जितिन प्रसाद जी जो बने हैं, इनके बारे में बता दूं, बहुत से लोग अभी भी ये मानते थे, इनके पिताजी को मानते कि ये कायस्थ है। ये बहुत से कम लोगों को पता है कि ब्राह्मण है और ये कोई ब्राह्मणों के नेता भी नहीं है। तो अगर आप जितिन प्रसाद को ब्राह्मण कोटे से दे रहे हैं तो उसका कोई बहुत समझ में नहीं आता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं एक नाम पे और लूंगा, पंजाब में इन्होंने जो बिट्टू जी को दिया है, ये थोड़ा आग से खेलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने स्मृति ईरानी का क्या हश्र हुआ है ये देख लिया है। बिट्टू जी का काम केवल गाली देना है। और पंजाब इस समय सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, हमारा लंबा बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। वहां पे एलओसी नहीं है, वहां पे बॉर्डर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे वहां की जनता ने दो लोगों को जिता के ऐसे भेजा है जिनसे आप जो आपकी बहुत सी बातों में इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस समय बिट्टू को वहां बनाना भी, और बिट्टू न राज्यसभा सांसद हैं न लोकसभा सांसद हैं, वो सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन नहीं कि अमित शाह के बाद करीबी। तो इस पे पूरा अमित शाह का कंट्रोल है इस कैबिनेट में। तो एनडीए की क्या बात करें, पहले तो इसी की बात कर लें कि इन्होंने एक बीजेपी ने एक भारी भरकम वो बनाई है, उसमें अमित शाह के द्वारा ड्राइव हो रही है। अब हम आ जाते जी हैं थोड़ी बहुत ही संक्षेप में एनडीए के पार्टनर्स का क्या। एनडीए के पार्टनर्स के पास बहुत सी चॉइसें थी, बहुत कुछ कर सकते थे। हम सब लोगों को लगा था कि शायद उन्होंने उसके पहले ये सब चीजें तय कर ली थी, ऐसा हम सब लोगों का मानना था। राइट लेकिन अब जैसा लग रहा है कि मोदी जी ने इतनी फुर्ती से ये काम किया कि सामने वाले के सोचे समझे बिना होता नहीं। अरे दस्तखत करो, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। वो कुछ उस तरह की दस्तखत हुई है। बैंक में अगर आप कभी लोन लेने जाइए, वो आपका मोटर का लोन हो या घर, तो वो कुछ आपसे मालूम नहीं कितने 200-400 पेज का दस्तखत कराते हैं। आप दस्तखत करते जाते हैं आंख बंद करके, क्योंकि आपको लोन लेना है। उसी तरह से शायद नीतीश जी को, नायडू जी को ये था कि कैबिनेट में अपने को बर्थ मिल जाए और कुछ 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 पैकेज मिल जाए। वो आंख बंद करके उन्होंने शायद उन सारे दस्तखत कर दिए हैं। और अब उसका जो वो सिला है वो तो वो सामने ही है हम सबके। बिल्कुल जो इनको कैबिनेट की जो वो दिए गए हैं, उसमें कोई ताकत नहीं है। मतलब सिविल एविएशन मिनिस्टर वो जो नायडू जी जिनको दिया गया है, वो बड़े उनके पिताजी वीरेन नायडू बड़े नेता थे टीडीपी के। उनके नंबर 1 होके भाई रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं चंद्रबाबू। उनको आपने सिविल एविएशन दे दिया है, ना एक जहाज है। एयरपोर्ट जो अच्छे हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं, वो सब तो अडानी जी को दे दिए जाएंगे। अब आपका काम यही रहेगा कि अडानी जी के लिए एयरपोर्ट तैयार करिए, उसको अच्छा बनाइए और फिर उनको दे दीजिए। तो अब ये अपॉइंटमेंट अडानी जी का इसमें क्या रोल है क्या नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल पूरी तरह से मोदी जी ने अपने मन से बनाया है। इसमें कहीं से भी एनडीए से किसी से बात भी की होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। अजय जी आनंद, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं दो नाम और इसमें जोड़ूंगा इस लिस्ट में जो अमित शाह के क्लोज हैं। एक है तेलंगाना से संजय कुमार बंडी। ये रह चुके हैं यहाँ के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, फिर उनको हटा के किशन रेड्डी को बनाया गया। ये करीमनगर से जीतते आए हैं, शायद दूसरी बार ये चुनाव जीते हैं। इनका क्लेम टू फेम यही है कि ये अमित शाह के करीबी हैं। तो एक उनको मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट फॉर होम बनाया है डायरेक्टली अमित शाह जी के अंदर। तो ये एटलीस्ट तेलंगाना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब अजय, आप मैं एक कुछ चीज कह। पूछ लूं। हाँ, मैं एक चीज पूछ लूं, ये संजय जी के ऊपर कोई रेप और कोई वो मर्डर ऑर्डर का केस है कि नहीं है? क्योंकि एक नहीं। क्वालिफिकेशन ये भी होती है। हाँ। अभी तक जो जो स्टेट मिनिस्टर वो होम बने हैं, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग वो ये थी कि आपके ऊपर कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर 302, 307 जो पिछले थे, उन सबके ऊपर कुछ ना कुछ था, कुछ मुकदमे चलने के बिना नहीं थे। चलिए, एक इस तरह से थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। नहीं, इनके खिलाफ ऐसे नहीं है, बट इनकी अलग प्रॉब्लम है। एक तो इनकी पढ़ाई वढ़ाई का कुछ पता नहीं है। कहते हैं ये ग्रेजुएट हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, वो इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग में किया है। खैर वो अलग बात है। और ये भाषण वाषण देने में भी ये
किसी भी भाषा में ढंग से भाषण नहीं दे पाते हैं, इवन तेलुगु में भी। दूसरा जी। एक मैं नाम लूँगा सी आर पाटिल का जो गुजरात से आए हैं, उनको भी पहली बार मंत्री बना दिया गया है। तो वो भी क्या अमित शाह के साथी हैं जो जो मंत्रिमंडल में आ गए हैं, आनंद? मैं थोड़ा सी आर पाटिल के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता दूं। सी आर पाटिल साहब, मैं सन बिल्कुल भूल रहा हूँ, 90s के किसी समय ये कांस्टेबल थे गुजरात पुलिस में। और इनका नेम टू फेम ये था, जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब अब देश को रूल करेंगे, कि ये जो बूट लेगिंग होती है, जो कच्ची शराब और नकली शराब होती है, उसकी स्मगलिंग जो होती है गुजरात और महाराष्ट्र में, उसमें ये पकड़ लिए गए थे और जेल चले गए थे। कोई ये नहीं था कि पकड़ जेल चले गए थे। ये कुछ दिन जेल रहे, फिर वहां से छूटे, फिर इन्होंने उस कांस्टेबल पद से इस्तीफा दिया, अमित शाह जी का हाथ पकड़ा, और फिर ये आके इन्होंने एक लोन लिया था कुछ 100-200 करोड़ का। कांस्टेबल साहब ने लोन लिया था, उस लोन को भी डकार गए थे हाउसिंग सोसाइटी का, फिर जेल चले गए थे, फिर जेल में 1-1.5 साल रहे, क्योंकि ये सब चीजें क्वालिफिकेशन है इनकी। फिर ये जेल से बाहर निकले, वो 300 350 करोड़ के लोन को इन्होंने कैसे चुकता किया नहीं करें, लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई थी। अब ये बिल्कुल खास आदमी हो गए। जब ये पहली बार ये सांसद बने थे, उस समय इनके ऊपर कुछ 100 से ऊपर ज्यादा मुकदमे थे, 126 या इतने थे। अब आप विकिपीडिया में जाइएगा, 0 मुकदमे। वॉशिंग मशीन का ये, मतलब जो ये वॉशिंग मशीन कितने अच्छे कपड़े धोती है बीजेपी की, उसके ये प्रचार, मतलब पोस्टर बॉय हो सकते हैं कि इनके सारे कपड़े धुल गए, इनके सारे मुकदमे खत्म, और अब ये कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हमारे और आपके सामने देश को चलाएंगे। आनंद, मैं जल्दी से एक मैं जो बोल रहा हूँ कि रॉ रॉ डील मिला है विपक्ष इनको, इनके साथियों को, एक जल्दी से उसकी मैं लिस्ट यहाँ दिखा रहा हूँ। टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 5 विद इंडिपेंडेंट चार्ज, 71 मिनिस्टर्स को शपथ दी गई। यहाँ सीधे हाथ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैबिनेट बर्थ है, 5 कैबिनेट बर्थ मिली हैं। इसमें से कुछ का आपने जिक्र ऑलरेडी कर दिया है। कुमार स्वामी है, हैवी इंडस्ट्रीज मिला है, चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग। यहाँ बॉक्स में जो फिगर है वो है कितने एमपीज इस पार्टी ने जीती थी। तो 16 एमपीज आए हैं टीडीपी से और यहाँ पर, और उस प्रोपोर्शन में इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। और उधर एक एक सीट वाले जैसे जीतन राम मांझी हैं, वो एक ही सीट पे हैं, उन्हें वहां पर कैबिनेट बर्थ मिल गई है। और इसी तरह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी 2 सीट मिली थी, एक इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया। रामदास अठावले ये पुराने साथी हैं। तो ओवरऑल, हाँ, एक नाम और मैं लूंगा अनुप्रिया पटेल का। पिछली बार शायद इनकी 2 सीट आई थी, इस बार एक आई है, लेकिन इनको भी मंत्री दोबारा से बना दिया गया। आज तक मैंने अनुप्रिया पटेल जी का कभी नहीं सुना है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था पुरानी मिनिस्ट्री में। नहीं, मैं तो 1 मिनट कंट्रीब्यूशन बता दूं, क्योंकि हाँ, आपने हाँ, वो दर्शकों को जानना जी, चाहिए। अनुप्रिया जी का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो यहाँ जब मंत्री बन गई कैबिनेट, मतलब केंद्र में, उनके हस्बैंड को उन्होंने एमएलए, मतलब वहां एमएलसी बनवाया, एमएलए बनवाया। वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ये उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके हस्बैंड उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच से भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है पार्टी को। सिर्फ मैंने कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया। जी। जी, तो मेरा यही सवाल था कि जिस प्रोपोर्शन में मिला है सीट्स जिस पार्टी को, उस प्रोपोर्शन में तो ये नहीं बांटी गई है सीट्स। कई तो आप देखेंगे महाराष्ट्र से अजीत पवार वगैरह, इन सब का नाम ही गायब है। और शायद एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया था, उन्होंने लिया भी नहीं है, वो मने कर दिया है। तो वहां पे जैसा कि न्यूज आ रही है कि वो लोग नाराज बैठे हुए हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये किस बेसिस पर मोदी जी ने सारा का सारा फिर से अपने पास रख लिया, एक तरह से अपने साथियों को बाहर कर दिया? तो ये क्या हम कुछ अब धमाका सुनने जाएंगे बहुत जल्द, आनंद? मुझे लगता है कि धमाका नहीं होगा, क्योंकि देखिए, फिर क्राइटेरिया यह है कि अमित शाह के से किसकी नजदीकी, और अमित शाह को किसने गुड ह्यूमर में रखा है। अ, अजीत पवार जैसा मुझे लगता है उन्होंने शायद अमित शाह को गुड ह्यूमर में नहीं रखा होगा। और जीतन राम मांझी की क्वालिटी यह है कि वो लगातार नीतीश के ऊपर हमला करते रहते हैं। तो नीतीश की, मतलब अगर इन लोगों का एक ये भी फिलॉसफी है ना, कि जो गाली देगा वो बहुत अच्छा है,
कि जैसे जो चिराग पासवान हैं, उनको तो इसी का पारितोषिक मिला ना कि वो लगातार नीतीश के ऊपर हमला करते हैं। तो वो मेरे ख्याल में नहीं है और अजीत पवार जी के इधर-उधर जाने से ही हैज़ लॉस्ट हिज़ क्रेडिबिलिटी। मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक है, न्यूज़ बन जाएगी, नैरेटिव के लिए ठीक है कि अजीत पवार वापस चले गए। लेकिन अजीत पवार की पत्नी अपनी पत्नी मतलब जो सुप्रिया सुले की चाची हुई नहीं चाची नहीं, भाभी हुई, उनके बीच जिस तरह का एक चुनावी अभी वो देखा गया है खींचतान, उस इज़्ज़त के साथ तो उस पोज़ीशन पे तो मेरे ख्याल में वापसी अब संभव नहीं है। कोई भी पार्टी की मजबूरी होती है कैसे अगर आता है तो उसको फिर आने देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उस तरह की अब इज़्ज़त तो नहीं मिलेगी। अजय। जी। तो आपको नहीं लगता है कि जैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये और अमित शाह फिर से होम मिनिस्टर बन गए हैं, वही कैबिनेट है, तो ये इनके साथी कितने दिन तक सरवाइव करेंगे? बड़ी जल्द मेरे को लगता है कि इनके जितने भी एमपीज़ हैं, उनको किसी न किसी तरह या तोड़ने की, मरोड़ने की अब कोशिश शुरू हो जाएगी और ये 272 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या ये बात इन दलों को समझ नहीं आ रही है? क्योंकि इट वाज़ लाइक डू इट नाउ और नेवर और अब इन्होंने किया नहीं है कुछ। तो ये इनके लिए खतरा बढ़ गया है। आनंद। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो जो अमित शाह को जितना मैं रीड किया हूँ, वो अभी शायद तत्काल अगले जो 3 चुनाव हैं, ये 3 चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं इसी साल झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। वो तब तक शायद अपने दलों में टूट-फूट नहीं करेंगे। लेकिन उनके सामने इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ है। उनके सामने बहुत से छोटे-छोटे ऐसे हैं जो 2 दल के एक दल उनमें टूट-फूट करने की, उसमें लोगों को कुछ लालच देके उनके ऊपर ईडी सीबीआई क्योंकि ईडी सीबीआई का दौर तो अ, मतलब कल शुरू होगा कि शुरू हो चुका है आज कि परसों शुरू होगा, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन वो फिर से वो दौर वापस आ रहा है। लोगों का ये मानना था कि नहीं-नहीं अब वो नहीं होगा। वो दौर वापस आएगा और उसमें एक नया ये हो जाएगा भाई नायडू जी आप भी अपनी लिस्ट दे दीजिए, जिनको ठीक करना है हम उनके यहाँ भी भेज दे रहे हैं। और इनसे नीतीश कुमार से कहा जाएगा आप भी अपनी लिस्ट दे दीजिए। भाई आपको दिक्कत क्या है? हम आप अपनी लिस्ट दे दीजिए, जिनके ऊपर नहीं ईडी को भेजना है वो हम नहीं भेजेंगे और बाकी आप अपनी लिस्ट दीजिए हम उनको तो अब नीतीश कुमार ईमानदार छवि भी रह जाएगी कि हमने तो कुछ किया नहीं, वो तो सेंटर कर रहा है। तो वो एक पन दो काज है नीतीश कुमार और नायडू जी को ये सूट करेगा कि उनकी लिस्ट को कोई और एग्जीक्यूट करे। तो मुझे तत्काल में तो ये नहीं लगता है कि वो इन पार्टीज़ को अभी तोड़ने का काम कम से कम विधानसभा इलेक्शन तक करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। ओके, ठीक। आनंद लास्ट सेगमेंट में कुछ रिलेशनशिप्स की बात चल रही है आजकल। मैं एक रिलेशनशिप की बात करूंगा अमित शाह वर्सेस नितिन गडकरी काफी कुछ ये इसके ऊपर बातें हो चुकी हैं डिस्कशंस भी हो चुके हैं नितिन गडकरी का जैसी बॉडी लैंग्वेज रही है पिछले 2-4 दिन से वो मोदी जी देख ही रहे होंगे जरूर क्यों क्या वो डिस्टर्बिंग फैक्ट नहीं है और नितिन गडकरी की बैकिंग भी है आरएसएस से पहला ये था आपसे प्रश्न और दूसरा भी मैं इसी में लगा दिखा देता हूँ और एक ये रिलेशनशिप है अमित शाह वर्सेस योगी इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है कि योगी जी बहुत नाराज बैठे हुए हैं वहां से आ गए वापस और उन्होंने फिर बैठक बुलाई जिसमें दो मुख्यमंत्री आए नहीं वापस तो ये जो बैकग्राउंड में जो ये पॉलिटिक्स चल रही है इन इसके ऊपर आपका मैं चाहूंगा थोड़ी टिप्पणी करने खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में क्योंकि काफी लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है आनंद मैं उत्तर प्रदेश के आने से पहले चूंकि गडकरी जी और उनका भी आपने पूछा था गडकरी जी को ये जैसा आपने सही ठीक ही कहा कि उनको आरएसएस बैक करता है और आरएसएस के मोहन भागवत जी ने क्या टिप्पणी की है मोदी जी के बारे में वो अब सर्वविदित है मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ केवल 2 चीजें याद दिला दूं उन्होंने मोदी जी की भाषा उन्होंने मोदी जी की मर्यादा उन्होंने मोदी जी को मणिपुर ये सब याद दिलाया और मतलब वो इस समय मोदी जी से कितना खुश और नाखुश है ये साफ 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 सामने दिखाई दे रहा है जहां तक रही नितिन गडकरी की बात, उनको हराने के लिए अमित शाह की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। वो जीत के आए हैं तो अपने दम पे जीत के आए हैं। और उसी का वो था कि जब मोदी जी 19 अप्रैल को नागपुर गए थे, तो गडकरी जी ने उनसे मिलने से भी कुछ लोग कहना मना कर दिया था या नहीं मिले थे, आप जिसको जैसे भी पुट अप करना चाहिए।
तो क्योंकि अगर आप भक्त हैं तो कहेंगे कि नहीं मिले थे, अगर आप वो हैं तो कहे थे मिलने से मना कर दिया। खैर, अब बात आ जाएगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश बहुत डेलिकेटली बैलेंस्ड है। आज जहां पे जिस स्थिति में उत्तर प्रदेश है, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाना, क्योंकि इनके पास कौन लीडर ही कोई नहीं है। देखिए, एक चीज और समझिए, बीजेपी के यहाँ जो मुख्यमंत्री बनने का जो पहला वो होता है कि उनकी प्रतिबद्धता मोदी जी और अमित शाह, और आज की तारीख में अमित शाह से ज्यादा होनी चाहिए। मैं 2-3 नाम लूंगा। अब इनके 9.5 साल तक खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर रहे। खट्टर साहब लाइबिलिटी बन के वहां से निकले, और खट्टर साहब की वजह से आप आज वो अल्पमत में सरकार है, और खट्टर साहब को इन्होंने फिर एडजस्ट किया है कैबिनेट मंत्री के रूप में। तो दूसरा, अभी जैसी चर्चा चल रही है कि वहां पे उड़ीसा में इनकी सरकार बन रही है विधानसभा में, तो जो मुर्मू जी थे, जो आपको याद हो, जो जम्मू कश्मीर के इनके बहुत खास वो हैं, पहले मतलब गुजरात काडर में इनके कार्यालय में भी रहे, फिर वो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के गए, फिर वो कैग बने, उनको बनाने की बात हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह साहब प्रबंधक तो हैं, नेता नहीं। और योगी जी का क्या है कि योगी जी नेता हैं, प्रबंधक नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं कि योगी जी प्रबंधक नहीं है। प्रबंधक वो उनके मिजाज में नहीं है। उनको जो वो पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरह का वो देते हैं, मैं उस विचार से सहमत नहीं। लेकिन वो एक अपनी कंस्टिट्यूंसी को ठीक से एड्रेस करते हैं, भाषण देते हैं अच्छा, लोगों को वो करते हैं, और एक इमेज तो यही यही है कि जीरो टॉलरेंस है उनका लॉ एंड ऑर्डर को लेके। उनके पास आस पास अभी तक किसी बाहुबली या किसी गुंडे बदमाश को तो अगल बगल नहीं देखा गया है। उनके ऊपर जो आरोप है वो यही है कि वो एक वर्ग विशेष के ऊपर वो बुलडोजर चलवा देते हैं, उसको त्वरित न्याय करते हैं। और आरोप यह भी है कि वो चूंकि 10 घर इलीगल बने रहते हैं, तो उस वर्ग विशेष का जो एक घर होता है वो गिरता है, बाकी 9 नहीं करते हैं। बने वो भी 9 इलीगल हैं, लेकिन वो नहीं गिरता है, इनका गिर जाता है। मेरा सिर्फ कहना यह है, योगी जी को इस समय हराना थोड़ा मुश्किल है, और हटाना मुश्किल है, क्योंकि एक चीज और जान लीजिए, मोदी जी 6-7.5 लाख वोट से जीतते थे, अब 1.5 लाख पे आ गए। तो वो अगर ये रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इनका, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी जात इनके पीछे नहीं खड़ी है। जाट इनसे गुस्सा है, दलित इनसे गुस्सा है, जो मतलब इनके वो सब वोटर जो इनके साथ खड़े रहते थे, वो वोट इनके साथ नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज की तारीख में अमित शाह साहब के लिए ये सब, अमित शाह साहब वो हवा देते रहेंगे, वो उनकी आदत में है। जिन लोगों को उन्होंने बनाया है, वो सब वो लोग हैं जो अमित शाह के प्रति जिनका बहुत ज्यादा है। तो मुझे मेरे मेरे व्यक्तिगत मानना यह है कि योगी जी को वो अभी डिस्टर्ब करने की स्थिति में नहीं है, उनको चेंज करने की स्थिति में नहीं है। अब वो शायद इंतजार करेंगे उन 3 विधानसभा चुनाव का। बीजेपी अपना सब कुछ लगाएगी उस 3 विधानसभा चुनाव में। कम से कम 2 चुनाव, 3 मतलब सारे 3 चुनाव वापस जीते। 2 जगह तो उसकी सरकार थी। झारखंड में भी वो कांग्रेस, अरे वो महागठबंधन से वो सरकार छीनना चाहेगी। उसके रिजल्ट के बाद फिर वो कोई निर्णायक भूमिका कर सकती है उत्तर प्रदेश के बारे में। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव तक मुझे नहीं लगता है कि योगी जी को कोई भी डिस्टर्ब किया जाएगा, जो मेरा आकलन। जी, राइट। थैंक यू आनंद फॉर योर पर्सपेक्टिव। हम लोगों को एक्चुअली यहाँ बैठ के हैदराबाद में वहाँ की जो खबरें आती हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया से आती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्सपेक्टिव ऑफ योर। अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।